तो लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लघु उपन्यास काशीनाथ। 4 बजे रात से ही नहा धोकर पूजा पाठ कर चोटी बांधकर काशीनाथ जब पंडित धनंजय भट्टाचार्य की पाठशाला के बरामदे में बैठकर दर्शन शास्त्र के सूत्र एवं भाष्य रटने लगता तो उसे बाहरी दुनिया का ख्याल न रहता। उन्नत ललाट और दीर्घ आकृति का काशीनाथ बंदोपाध्याय दर्शन शास्त्र की गहराई में डूबकर सब कुछ भूल सा जाता। लोग उसके बारे में तरह तरह की अटकलबाजियां करते। कोई कहता वह पिता के समान विद्वान होगा, कोई कहता कहीं पिता के समान पढ़ते पढ़ते पागल ना हो जाए। ऐसा सोचने वालों में उसके एक मामा भी थे। कभी कभी वे बाधा देते हुए कह भी बैठते कि बेटा तुम गरीब लड़के हो, अधिक पढ़ लिख कर क्या करोगे? जितना पढ़ लिख चुके हो उतना ही काफी है तुम्हारे लिए। इतना अधिक पढ़कर क्या तुम भी स्वर्गीय बंदोपाध्याय की तरह घर के एक कोने में पड़े सिर हिलाओगे क्या? थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वह भी जाती रहेगी। मामा की सीख काशीनाथ इस कान से सुनता और उस कान से उड़ा देता। पागल हो जाने के भय से मामा उसे फटकारते। घर का काम धंधा न हो पाने के कारण मामी भी बिगड़ती और ममेरे भाई उसके खिल्ली उड़ाया करते। परंतु काशीनाथ इन सब बातों को सहज ही सह लेता, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और परिणाम कुछ भी ना निकला। वह पूर्वतः ही सब कुछ करता रहा। शाम को मौज से मैदान में घूमता, नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अस्ताचल के डूबते हुए सूर्य की ललाई देखकर, और कभी गांव के जमींदार के घर जाकर शिव मंदिर में खड़ा अंध बूंदे नेत्रों से शिव की आरती का आनंद लेता, और कभी कभी मामा की चंडी मंडप में चला जाता और एक कोने में कंबल बिछाकर चुपचाप एकांत में बैठ जाता। ऐसा लगता मानो इसे कोई काम ही नहीं, उद्देश्य नहीं, कामना नहीं। 12 साल की उम्र में ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। ये 6 वर्ष उसने मामा के यहाँ ही काट दिए हैं। वह क्या करता है, बाद में क्या करेगा, पहले क्या किया है और अब क्या करना जरूरी है, इसकी उसे कोई चिंता नहीं। उसे लगता मानो उसे यूं ही दिन गुजारने हैं। हमेशा मामा के घर दोनों वक्त सूखी रोटी और डांट फटकार सहनी है। ना कहीं जाना है उसे और ना ही कुछ करना है। वह नीरव कोना जैसे उसी का है और उसी का रहेगा। उस पर ना कोई दखल जमाने आएगा, ना उसे वहां से हटा ही सकेगा। मोहल्ले वाले समझाते, अरे काशीनाथ कुछ तो करो धरो, इस तरह निठल्ले बैठने से कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। काशीनाथ प्रायः खामोशी रहता, मन ही मन सोचता कि वह क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। दिन किसी प्रकार बीत रहे थे। प्रियनाथ मुखोपाध्याय गांव के जमींदार थे। अति कुलीन तथा धनवान थे। कुल मर्यादा की रक्षा के लिए इतने बड़े आदमी होने पर भी जब वे अपनी बेटी के लिए सर्वगुण संपन्न वर खोजने में असमर्थ रहे तो उन्हें बेहद झुंझलाहट हुई। पत्नी से कभी जिक्र करते तो कहती, मेरी एकमात्र कन्या है, कुलीनता लेकर मुझे चाटना है क्या? उनके गुरुदेव उसी गांव में रहते थे। उनसे पूछा तो वे बोले, हरी हरी कहीं ऐसा भी संभव है? धन की कमी नहीं है तुम्हारे पास, किसी गरीब कुलीन संतान को कन्यादान करके जमाई और लड़की को अपने ही घर रखो, कितना अच्छा होगा यह। इतने बड़े वंश और कुल की मर्यादा को घटाना उचित तो नहीं। प्रियनाथ बाबू ने घर लौटकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसने भी स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक ही तो है, मैं भी यही चाहती हूँ, जब तक जीऊँ कमला मेरे ही पास रहे। और हुआ भी ऐसा ही। दामाद को घर जमाई बनाने की प्रेरणा लिए पहुंचे एक दिन प्रियनाथ बाबू पंडित मधुसूदन मुखोपाध्याय के घर पहुंचे। मुखोपाध्याय जी उस समय यजमान के घर पूजा पाठ करने जा रहे थे। नाथ बाबू को आया देख के असमंजस में पड़ गए। इतने बड़े जमींदार के यहाँ बैठाएं, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रियनाथ बाबू उनकी उलझन ताड़ गए और हंसकर बोले, आपसे कुछ बातें करनी है, चलिए भीतर चले। हाँ हाँ चलिए, किंतु किंतु विंतु कुछ नहीं, आइए बताता हूँ अभी आपको। दोनों चंडी मंडप की ओर बढ़ चले। प्रियनाथ बाबू ने बैठते ही पूछा, अरे आपका भांजा कहाँ है? भट्टाचार्य की पाठशाला में होगा। अरे जरा बुलाइए तो उसे। अरे बुलाई देता हूँ, कोई जरूरी काम है। हाँ हाँ एक जरूरी काम है। मधुसूदन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस अकर्मण्य लड़के से इतने बड़े जमींदार का क्या काम हो सकता है। भयभीत से बोले, कोई अपराध हुआ है उससे? क्या अपराध क्या होगा तब? प्रिय बाबू हंसते हुए बोले, मैंने उसे अपना जमाई बनाने का निश्चय किया है, इस नाते आप मेरे समधी हुए। कहने के साथ ही वे ठहाका मारकर हंस पड़े। जिस बात को सोचकर उन्हें हंसी आ गई थी, मधुसूदन को उसका ज्ञान हो जाता तो शायद वे चुप ही रहते। विस्मय से वे विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखने लगी और कुछ क्षणों बाद बोले, काशीनाथ को? हाँ। किस लिए?
ढूंढने पर भी मुझे उस जैसा कुलीन लड़का नहीं मिला। आपको कोई आपत्ति है क्या? नहीं तो यह तो सौभाग्य है, किंतु वह तो पागल है। पागल कैसे? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। उसके पिता पागल थे। काशीनाथ के पिता से प्रिय बाबू भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी मालूम था कि लोग उन्हें पागल समझते थे। कुछ देर तक सोचने के उपरांत वे बोले, उसका नाम क्या है? काशीनाथ बंदोपाध्याय। आप उसे बुला दीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मधुसूदन ने अपने छोटे लड़के से उसे बुलवा भेजा। पाठशाला जाकर उसने आवाज लगाई, काशी भैया। उसने सिर उठाया और पूछा, क्या बात है? पिताजी बुला रहे हैं। किस लिए? यह तो नहीं मालूम, गांव के जमींदार बाबू आए हैं, उन्होंने आपको बुलवा भेजा है। पोथी बंद करके काशीनाथ उठा और प्रिया बाबू के पास पहुंचा। उन्होंने उसे नीचे से ऊपर तक भली भांति देखा और पूछा, कहाँ थे तुम काशीनाथ? भट्टाचार्य की पाठशाला में। व्याकरण पढ़ी है तुमने? सिर हिलाकर काशीनाथ बोला, जी हाँ पढ़ी है। साहित्य पढ़ा है? थोड़ा सा पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हो? सादृश्य। प्रिय बाबू ने आश्वस्त होकर कहा, अच्छा जाओ जाकर पढ़ो। काशीनाथ चला गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि उसे क्यों बुलाया गया था, क्यों जाने को कह दिया गया। पाठशाला पहुंचकर वह पुनः पोथी खोलकर बैठ गया। उसके चले जाने पर प्रियनाथ ने मधुसूदन से कहा, आप पागल वाली बात क्या कर रहे थे? मधुसूदन जी ने कहा, जी नहीं, ठीक पागल तो नहीं, किंतु कुछ अजीब सा, इसलिए कुछ लोग पागल कहते हैं। वह कैसे? प्राय पोथी में खोया रहता है या फिर इधर उधर निर्दोष्य घुमा करता है। कुछ अजीब सा स्वभाव है उसका। और कुछ करता है? हाँ, कभी कभी अंधेरे में घंटों अकेला कमरे के कोने में गुमसुम सा बैठा रहता है। हंसते हुए प्रिया बाबू बोले, और कुछ? हंसी की गूढ़ता को भांपते हुए मधुसूदन बोले, नहीं और तो कुछ नहीं है। जाइए भीतर जाकर पूछाइए। यदि सबकी राय हो तो इसी महीने में ब्याह हो जाए। अंदर जाकर मधुसूदन ने अपनी स्त्री से सब कुछ बतलाया। सुनते ही मानो वह आकाश से जमीन पर आ रही। कौतूहल कम होने पर वह बोली, काशी के साथ प्रिया बाबू की कन्या का विवाह? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों, इसमें पागल होने की क्या बात है? और नहीं तो क्या, काशीनाथ कितने कुलीन घर का लड़का है, इसे मत भूलो। पंडिताइनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अपने हरि के साथ यह क्या रिश्ता नहीं हो सकता? हालांकि दोनों जानते थे कि ऐसा होना संभव नहीं, फिर भी मधुसूदन ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, तुम्हारी क्या राय है? हरि ने दुखित होकर कहा, मेरी क्या राय है, तुम जैसा उचित समझो। बाहर आकर पंडित ने चेहरे पर अस्वाभाविक हंसी लाते हुए कहा, पंडितानी बहुत प्रसन्न है, और हो भी क्यों ना, आखिर काशी की माँ के स्थान पर है। 2 वर्ष की उम्र में ही तो उसकी माँ उसे अकेला छोड़ गई थी, तब से उसने ही उसे पाला है। बहनोई के देहांत के बाद से तो वह यहीं रह रहा है। गर्दन हिलाते हुए प्रिया बाबू बोले, मैं सब कुछ जानता हूँ, ना हो तो आज ही पक्का कर डालिए। पक्का क्या करना है, जब भी आप उचित समझे आशीर्वाद दे आऊंगा। ऐसी बात नहीं, मैं कुलीनता की मर्यादा के विषय में पूछ रहा था। इस विषय पर क्या कहूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर भी आपके भाभी जमाई की मामी से भी पूछ लेना ठीक रहेगा। ठीक ही तो है, मैं भी यही सोच रहा था। काशीनाथ की मामी की राय लेकर हरि बाबू की इच्छा अनुसार हुआ कि समधिन जी 1000 रुपये नगद लिए बिना यह रिश्ता नहीं तय करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। प्रियानाथ बाबू ने शर्त स्वीकार कर ली। काशीनाथ ने जब देखा कि वह स्थायी रूप से घर जमाई हो गया है और पहले की बात नहीं रह गई है, तब से उसका मानसिक सुख जाता है। वह कहीं स्वेच्छाया आ जा नहीं सकता, अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर नहीं सकता था, मानो उसका अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया था। कहीं जाना चाहता भी है तो ससुर की अनुमति नहीं मिलती अथवा सास की झुंझलाहट। बेचारा काशीनाथ मन मारकर रह जाता है। उसे विस्मय हो रहा था कि उसके ऊपर इतना कठोर अनुशासन क्यों है। इस नियंत्रण से किसी का क्या हित सिद्ध होगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था वह। किसी तरह वह अपने को समझा लेता, किंतु उसका हृदय उसे कुरेदता कि उसे कोई सुख नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं। पहले वह स्वच्छंदता पूर्वक घूमा करता था, अब सोने के पिंजरे में कैद है। इस बात को वह भली भांति समझ गया। पहले वह विशाल समुद्र में तैरता था, अब कटीली झाड़ी में कैद है। समुद्र में वह सुख से तैयार था, सो बात नहीं थी। वहां भी उसे तूफान व तरंगों से खेलना पड़ता था, लेकिन यह निर्मल सरोवर तो और भी कष्टदायी हो गया था। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसे गर्म पानी के कढ़ाई में डाल दिया गया है। सबने मंत्रणा कर उसकी देह को खरीद लिया है। उसका स्वयं का कुछ भी ना रहा। सिर पर वह चोटी नहीं, कंठ में तुलसी माला नहीं, नंगे पैर नहीं, उग्रा बदन नहीं, वह पाठशाला नहीं, नदी किनारे वह पीपल का वृक्ष नहीं, चंडी मंडप का एकांत कोना नहीं, कुछ भी नहीं रह गया। उसे लगा जैसा उसका नया जन्म हुआ है और पूर्व जन्म की चीजें उसने झाड़ फूड़ कर फेंक दी हैं। शरीर
और मन आपस में लड़कर थक गए हैं। शाम होते ही उसका मन नदी किनारे उस पीपल वृक्ष अथवा किसानों में भटकने लगा होता तो उसकी देह बहुमूल्य पोशाक पहने बग्गी पर घूमती होती। मन अब अंगोछा पहने नदी में डुबकियां लगा लेता तो शरीर पर बैठा नौकरों द्वारा साबुन तेल से धुलता पुछता रहता। इस प्रकार एक ही काशीनाथ का दोहरा व्यक्तित्व हो गया था। उसका कोई भी कार्य भव्य ना होता और न ही पूरा होता। दिन बीतते गए। 12 महीने का अरसा ससुराल में गुजर गया। पहले के कुछ महीने अच्छे बीते। नएपन के मोह में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और अब वह सूखने लगा। उसकी दशा को और किसी ने समझा हो अथवा नहीं, लेकिन कमला अवश्य ताड़ गई। उसकी आंखों ने उसे विवश कर दिया। एक दिन उसने काशीनाथ से कहा, तुम दिनों दिन सूखते क्यों जा रहे हो? कौन कहता है? मेरी आंखें कहती हैं। गलत कहती है। कमला ने यथावत कहा, बात क्या है? कुछ बताओगे भी? कुछ भी तो नहीं। क्या बताऊं? कुछ तो है, जरूर कुछ है। मैं समझती हूँ सब कुछ। काशीनाथ ने मुख फेरते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ज्यों ही वह उठकर चलने को हुआ, कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया और अधीर होकर बोली, मत जाओ, अब से कुछ ना कहा करूंगी। क्षण भर को काशीनाथ बैठ गया, पर कुछ देर बाद उठकर चल दिया। कमला ने उसे रोका नहीं। पति के अचानक बिना कहे चले जाने पर तकिए में मुंह छिपाकर वह सुबक पड़ी। बाहर आकर काशीनाथ आश्वस्त हुआ। फाटक से निकलकर वह सड़क पर आ गया। काफी दूर निकल जाने पर उसने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे पीछे दरबान चला आ रहा है। काशीनाथ झल्ला उठा। करीब आने पर उसने कहा, तू कहाँ चला आ रहा है? उसने प्रणाम करते हुए कहा, सरकार के साथ। मेरे साथ कोई जरूरत नहीं है, तू लौट जा। शाम को अकेले घूमेंगे सरकार? कोई उत्तर न देकर काशीनाथ आगे बढ़ गया। दरबान की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने तय किया कि वापस लौट चलना चाहिए। काशीनाथ ने उधर ध्यान नहीं दिया, सीधे मामा के घर पहुंचा। भीतर पहुंचकर सूने मन से बरामदे में आकर बैठ गया। कुछ समय के बाद जब हरि बाबू बाहर घूमने को निकले तो उन्होंने उसे देख लिया। अंधेरा होने के कारण वे उसे पहचान नहीं पाए। करीब आकर पूछा, कौन है? काशीनाथ ने दबे स्वर में कहा, मैं हूँ। हरि बाबू को विस्मय हुआ, तुरंत पूछ बैठे, हैं कुंवर साहब यहाँ? काशीनाथ खामोश ही रहा। हरि बाबू ने हल्ला मचाते हुए चिल्लाना शुरू किया, माँ माँ, देखो तो जमींदार साहब के यहाँ से कुंवर साहब आए हैं। तुम लोगों ने बैठने को आसन तक नहीं दिया। हरि की माँ दौड़ी दौड़ी आई और बोली, अहो भाग्य, दुखिया मामी की सुधाई तो बेटा। काशीनाथ पहले की तरह ही खामोश था। मामी ने बड़ी लड़की बिंदु वासिनी को आवाज लगाई, बिंदु, ओ बिंदु, तेरे भैया आए हैं, बैठने के लिए कुछ तो ला, तब तक मैं पूजा पाठ कर लूं। बिंदु वासिनी मधुसूदन भट्टाचार्य की छोटी लड़की थी। गृहस्थ घर की बहू होने के कारण मायके कम ही आ पाती थी। माह भर हुआ है उसे आए हुए, पर काशीनाथ को उसने नहीं देखा था। काशी को वह बेहद प्यार करती है, अतः भैया का नाम सुनते ही दौड़ पड़ी। करीब आकर देखा तो कोई दिखलाई नहीं पड़ा। बरामदे में अंधेरे में कोई बैठा हुआ था। इसके पहले उसने काशी भैया को इस स्थिति में नहीं देखा था। काशी भैया बड़े आदमी हो गए हैं। बड़े घर के जमाई होने के कारण वे बाबू बन गए थे। यह सोचकर उसे हंसी आ गई, लेकिन जब पास आकर अंधेरे में उसका कुमलाया मुख देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। कभी उसने काशीनाथ का मुरझाया चेहरा नहीं देखा था। इसके पहले घर भर में एक वही थी जो काशी भैया को कुछ कुछ पहचान सकी थी। करीब आकर उसने स्नेह से काशीनाथ की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ क्यों बैठे हो काशी भैया? जाओ, आओ भीतर चलकर बैठो। काशीनाथ चुपचाप उठकर भीतर आया और काठ पर बैठ गया। बिंदु ने उल्हाना देते हुए कहा, कितने दिन हो गए मुझे आए भैया, लेकिन तुम एक दिन भी मुझे देखने नहीं आए हैं। नहीं आ सका बहन। क्यों, ऐसी भी क्या बात थी? काशीनाथ ने इधर उधर टालते हुए कहा, वे लोग आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? अपने मन से काशीनाथ ने कहा, यूं ही, ऐसे ही। बिंदु ने दुखित होकर पूछा, तुम जाना जहाँ जाना चाहते हो नहीं जा पाते? नहीं, मुझे जाने ही नहीं दिया जाता। इससे मेरे ससुर का नुकसान होता है। बिंदु ताड़ गई। इन बातों से भैया को कष्ट हो रहा है, इसलिए बातचीत का सिलसिला बदलते हुए कहा, भैया तुमने बहू तो दिखाई ही नहीं। काशीनाथ चुप रहा। बिंदु ने पुनः दोहराया, कैसी है बहू? अच्छी है। तो किसी दिन जाकर देख आए। काशीनाथ ने बिंदु की ओर मुस्कुराकर कहा, देख आना। उसी समय बाहर गाड़ी की आहट सुनाई दी। बिंदु बोली, मालूम पड़ता है तुम्हारी गाड़ी आ गई। हाँ लगता है। जाते समय उसने बिंदु से पूछा, कब तक आओगी? कहा, अरे बहू देखने। बिंदु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन फुर्सत हो आकर ले जाना। कल आऊं? जरूर आना। दूसरे दिन काशीनाथ स्वयं गाड़ी लेकर आए। ज्यों ही बिंदु चलने को ही हरि बाबू आ पहुंचे। आते समय उन्होंने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखकर अनुमान लगा लिया था कि भीतर पहुंचकर उन्होंने माँ से पूछा, बिंदु कहाँ जा रही है?
माँ ने सहज ही कह दिया, बहू देखने जा रही है। किसकी बहू? जमींदार की लड़की को। माँ चुप हो गई, कुछ बोली नहीं। हरि बाबू ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, यदि बिंदु वहां गई तो मैं आजीवन उसका मुंह नहीं देखूंगा। माँ ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? भाई की बहू देखने में बुराई क्या है? बुराई भलाई के झमेले में मैं नहीं पड़ता, केवल इतना जानता हूँ कि बिंदु अगर मेरी बात नहीं मानती तो इस घर में ना आवे, बस। हरि भैया का स्वभाव बिंदु से छिपा ना था। उसने चुपचाप सब कपड़े लत्ते उतार दिए। काशीनाथ चुपचाप खड़ा सब कुछ देखता रहा। दबा मन लिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। शाम को कमला ने उससे पूछा, ननद जी नहीं आई क्यों? काशीनाथ ने बुझे मन से कहा, आने नहीं दिया उन लोगों ने। क्यों? ना मालूम क्यों, शायद शर्म लगती है यहाँ भेजने में। कमला के हृदय में यह बात भेद गई। कमला प्रिय बाबू की इकलौती संतान है। इसके पहले उन्होंने 2 विवाह किए थे, पर उनसे कोई संतान नहीं हुई। दोनों स्त्रियों के मर जाने पर उन्होंने वृद्धावस्था में यह तीसरा विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें कन्या रत्न के रूप में कमला मिली। निसंतान होने पर पुत्र कन्या में कोई भेद नहीं रह जाता, इसलिए उसका लाड़ प्यार अधिक बढ़ गया था। किसी की मजाल नहीं थी कि उसकी कोई बात काटे अथवा उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे। कमला धनवती, रूपवती, गुणवती व विद्यावती सभी कुछ थी, और इतना होते हुए भी वह एक आदमी को वश में नहीं कर पा रही थी, और वह अन्य कोई नहीं, उसका पति था। कमला ने अनेक उपाय किए, क्रोधित होकर, दुखित होकर तथा मान अभिमान व सेवा करके देखा, मगर पति को वह काबू में नहीं कर पाई, उसके पास तक नहीं पहुंच पाई। गरीब होते हुए भी उसके पति का हृदय कितना विशाल था, इसका निर्णय ना कर पाई वह। नित्य दोनों समय वह भगवान से प्रार्थना करती, भगवान उनका मन मुझे दे दो। कभी कभी तो उसे लगता कि शायद उनके पास मन ही नहीं, इसलिए वह वंचित है। काशीनाथ उसके लिए एक जटिल पहेली बन गया था। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, जटिलता और भी बढ़ती गई। कभी कभी वह सोचती कि पति का इतना अतुल स्नेह शायद ही किसी स्त्री ने पाया हो, लेकिन साथ ही उसे यह सोचने पर भी विवश हो जाना पड़ता कि इतनी भीषण उपेक्षा भी शायद किसी ने के भाग्य में न होगी। दिन किसी प्रकार कटते नहीं थे तो काशीनाथ के। ना तो पोथियों में उसका मन रमता, न चुपचाप बैठने में ही आनंद आता, और ना ही हंसी मजाक उसे अच्छा लगता। उसका हष्ट पुष्ट शरीर मलिन एवं क्षीण होने लगा और वर्ण काला पड़ने लगा। पति की गिरती दशा देख कमला की चिंता बढ़ती गई। यद्यपि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह भविष्य में पति से कुछ भी न पूछेगी, लेकिन वह भी भंग हो गई। एक दिन पति के चरणों पे सिर रखकर वह सिसकने लगी। काशीनाथ ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उठा ना पाया। अरे क्यों रो रही है, क्या बात है? कमला कुछ बोली नहीं। काफी रोते रहने के बाद वह पुनः पैरों पर सिर रखकर बोली, तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन इस तरह थोड़ा थोड़ा करके जलाओ तो मत। काशीनाथ को विस्मय हुआ। वह बोला, बात क्या है, कुछ बताओगी भी? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम जानते नहीं क्या? नहीं नहीं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, और जो बाकी रह गया पूरा कर लो। थोड़ी सी जगह तो रहने दो अपने चरणों में, मैं कुछ नहीं मांगती। काशीनाथ ने सहारे से कमला को उठाया और दुलार से पूछा, क्या बात है, साफ बताओ ना, कैसे होते जा रहे हो तुम दिन पर दिन? क्यों, क्या मेरा शरीर बहुत दुबला हो गया है? आंखों को आंचल से ढके कमला रो रही थी। उसी दशा में उसने कहा, हाँ काफी दुर्बल हो गया है, मैं समझ रहा हूँ, पर करूँ क्या? तुम्हें बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कमला ने कातर होकर कहा, तो दवा क्यों नहीं खाते? काशीनाथ ने हंसकर कहा, दवा से आराम ना होगा। क्यों? यह तो नहीं जानता। दवा से आराम ना होगा तो किस चीज से होगा? आखिर चाहते क्या हो? मेरी तकदीर बिल्कुल जला डालना चाहते हो? संस्कृत पाठशाला में पढ़ा हुआ भोला भाला काशीनाथ प्रीति की रीति से अनभिज्ञ, प्रणय संभाषण में कोरा, स्वाभाविक स्नेह से ओतप्रोत होकर कमला का हाथ पकड़कर आंसू पोंछता हुआ बोला, यहाँ मुझे सुख नहीं मिल पा रहा है, इसलिए शायद ऐसा हुआ जा रहा हूँ। तो यहाँ रहते ही क्यों हो? करूँ क्या, कहाँ जाऊं? यहाँ के सिवाय और कहीं जगह नहीं है क्या? जहाँ सुख मिले वहीं जाकर रहो। वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ ना रहूंगा तो ससुर जी को बुरा लगेगा। और क्या ऐसे मरना अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, किंतु और चारा ही क्या है? तुम्हारे पिता ने मेरी गरीबी पर, कमला ने काशीनाथ के मुंह पर हाथ रखकर आगे बोलना रोक दिया और बोली, राम राम राम, ऐसी बातें नहीं कहते, मुझसे साफ साफ कहो, मैं जल्दी ही कोई युक्ति निकालूंगी। काशीनाथ ने आश्वस्त होकर कहा, सभी बातें तो खोलकर नहीं कही जा सकती। कुछ देर चुप रहने के पश्चात वह पुनः बोला, यह सब देख सुनकर ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारा ब्याह होना ही नहीं चाहिए था। क्यों?
तुम ही सोचो, मुझे पाकर तुम एक दिन के लिए भी सुखी हो सकी? मैं प्रीति की रीति नहीं जानता, प्यार करना नहीं जानता, सच पूछा जाए तो कुछ भी नहीं जानता। इस छोटी सी उम्र में ना जाने तुम्हारी कितनी सादे कितनी कामनाएं होंगी, क्या एक भी पूरी हुई? मैं तुम्हारा पति ना होकर केवल छाया मात्र हूँ। कमला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके मन की बात हृदय के भीतर ही रह गई। बाहर निकलने को वह फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसे लगा मानो वह जबरदस्ती बंद कर दी गई किसी वायुहीन कमरे में। लाखों कोशिशों के बावजूद वह कुछ नहीं कह पा रही थी। अंत में बहुत यत्न करने के बाद वह कुछ खुली। कांपते हुए उसने पूछा, मुझे देख नहीं सकते क्या? यह फिर बताऊंगा कभी। आखिर बतलाते क्यों नहीं? मुझसे शादी करके तुम सुखी नहीं हो गया? क्या कहूँ, शायद नहीं हो पाया। और किसी से सुखी होते क्या? यह तो नहीं बतला सकता। कमला को लगा उसका सारा शरीर जला ही जा रहा है। तभी नौकरानी ने आकर कहा, जीजी, माँ जी को तेज बुखार आ गया है, तुम्हें बुलवाया है। आंखें पोंछती हुई कमला बाहर निकल पड़ी। कमला की माँ का ज्वर फिर नहीं उतरा। 15 दिनों तक झेलती हुई अंत में सबको रोता हुआ छोड़कर वे इस दुनिया से चली गई। पत्नी से जुदा होने पर प्रिया बाबू को गहरा सदमा पहुंचा। इस बुढ़ापे में उन्होंने सोच लिया कि वे भी अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। कमला के सिर पर ही सारी गृहस्थी का बोझ आ पड़ा। अपने सुख दुख के अलावा भी दुनिया में आदमी को बहुत करना पड़ता है। प्रिया बाबू की देखरेख भी उसे ही करनी पड़ती थी। और काशीनाथ, उसकी तो बात ही जुदा थी। अवसर पाकर वह पुस्तकों का गट्ठर लेकर कमरा बंद करके पढ़ने में जुट गया। पुस्तकों से जी उबने पर वह बाहर घूमने निकल पड़ता। कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन तक घर ही ना लौटता। किसी को उसके बारे में कुछ पता ही ना लगता। उसकी यह हालत देखकर कमला निराश हो गई। युवती होते हुए भी तो वह अभी बालिका ही थी। पति प्रेम एवं स्वामी भक्ति को वह ठीक से समझ ही नहीं पाई, और सीखती भी कैसे? पति की ओर से बाधा पड़ गई थी। जो उसमें इसमें उसका क्या कसूर? जो कुछ सीख पाई थी उसे भी धीरे धीरे भूलने लगी। उसके हृदय पर थोड़ी बहुत सोने की लकीरें पड़ी हुई थी, वे चमक ना पाई। बाहर की सुंदरता भीतर प्रविष्ट ना हो पाई कि स्वतः विलीन होने लगी। कमला कुछ जान भी ना पाई कि कभी कभी उसे सब कुछ बिखरा सा लगता, उसी टूटी इमारत की तरह जिसकी ईंटें, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े सब कुछ बिखर से गए हों। वह उनको जोड़ने का प्रयास करती पर असफल रहती। उसमें सामर्थ्य भी नहीं था इतना कि कभी वह मैलता आनंद वाटिका थी, पर सपनों के साथ ही उसका अंत हो चला था। सपने सो गए थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन सपनों को पुनः बुलाए। जो बीत गया सो बीत गया। बूढ़े पिता की सेवा ठहर, दास दासियों की देखभाल करते हुए उसके दिन सुख से बीत रहे थे, मगर इसमें वास्तविक संतोष तो नहीं था। कमला की व्यथा से बूढ़ी नौकरानी मन ही मन कलेश पाने लगी। एक दिन एकांत पाकर वह प्रिय बाबू से बोली, कुंवर जी को जाने क्या हो गया? कभी रहते हैं, कभी चले जाते हैं घर से। कब क्या करते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं। बिटिया रानी से भी बातें नहीं होती शायद। प्रिय बाबू तो अपनी ही तबीयत से परेशान थे। उन्हें अवकाश ही नहीं मिल पाता था इन बातों की ओर ध्यान देने का। बुढ़िया की बातों ने उन्हें सचेत कर दिया। कमला से उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बिटिया, जो मैं पूछूं उसे सही सही बतलाओगी? कमला ने पिता के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए पूछा, किस बात के लिए पिताजी? देखो बेटी, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। मुसीबत आने पर पिता से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। मुझसे सब कुछ साफ साफ बता दो ताकि मैं सब कुछ निपटा कर जाऊं। कमला खामोश रही। प्रिय बाबू कुछ देर बाद बोले, तुम्हें सुखी देखने के लिए ही तो मैंने सही हाथों सौंपा है तुम्हें बेटी। तुम्हारे अलावा और मेरा है ही कौन? तुम्हें दुखी देखकर तो मैं चैन से मर भी नहीं सकता। वृद्ध पिता के नेत्र सजल हो उठे, कोर से आंसू लुढ़क पड़े। वही दशा थी कमला की। पिता ने दिलासा देकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे साफ साफ बता ना बेटी। कमला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। चुप्पी तोड़ते हुए वे बोले, तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? मन ही मन कमला सोचने लगी कि जब मेल ही नहीं हो पाया तो झगड़ा किस बात का। सिर हिलाकर उसने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। लड़ाई ना हुई तो क्या बात है? तू उसे अच्छी नहीं लगती, आखिर समझू भी तो। कमला का जी चाहा कि कह दे ऐसी बात है, किंतु वह कह ना पाई। पति को वह नहीं भाती, यह कहने को उसका दिल तैयार नहीं हुआ। वह खामोश ही रही। प्रिय बाबू ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, तुझे अच्छा नहीं लगता है वह क्या? कमला का हृदय आशंका से भर उठा। सामने कांप कर अपने हृदय को टटोलना चाहा, किंतु असफल रही। उसे ऐसा लगा कि उसके संगीत की गति रुक गई है। कभी कभी यदाकदा 2-4 लोग आते हैं और चले जाते हैं,
कभी असावधानी से अनजाने कोई ध्वनि होती, मन के सूने कोने में कभी कोई दूर से झांक जाता है। बस कमला ने अपनी रोती हुई आंखों को आंचल से ढक लिया। प्रिया बाबू ने विनीत होकर कहा, बेटे रो मत। बाबूजी, हम लोग एक दूसरे से काफी दूर हैं। प्रिया बाबू ने कमला को अपने वक्ष से लगा लिया, स्वर में विनम्रता लाते हुए कहा, छी बेटी, ऐसा नहीं सोचते, तू जिसकी बेटी है वह तेरी सब कुछ थी। अब भी रात की नीरवता में वह मेरे कदमों के पास आकर बैठती है। तुम लोगों के भय से दिन में नहीं आती। शाम हो रही है, कहीं उसने तेरी बातें सुन ली तो उसे पीड़ा पहुंचेगी। शाम बीत चुकी थी। कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कमला ने चौंकते हुए दृष्टि दौड़ाई कि कहीं कोई कमरे में आया तो नहीं, पर वहां कोई था नहीं। उसे तसल्ली हुई। कमरे के बाहर आने पर उसके पांव कांप रहे थे। शरीर काफी कमजोर सा लगता था, मानो किसी ने आधा खून निकाल दिया हो। घर के कामकाज निपटाकर वह काशीनाथ के कमरे में पहुंची। दिया जल रहा था। जमीन पर आसन बिछाए काशीनाथ पोथी खोले बैठा था। काशीनाथ ने जब नेत्र ऊपर उठाए तो देखा कमला थी। आश्चर्य से उसने पूछा, तुम कब आई? हाँ, आ गई हूँ, बैठो, कहकर काशीनाथ फिर पढ़ने में जुट गया। कमला चुपचाप बैठी पति को निहारती रही। उसे उसका पढ़ना बुरा लगा। उसने पोथी बंद कर दी। काशीनाथ को ताज्जुब हुआ। वह बोला, क्यों बंद कर दी? कुछ बातें करो ना, रोज ही तो पढ़ते रहते हो, एक दिन ना पढ़ोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो इसलिए पोथी बंद कर दी तुमने? इसलिए नहीं, तुम नाराज हो गए, कुछ कहोगे सुनोगे इसलिए। काशीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, नाराज क्यों होऊंगा कमला? कभी तुमसे कुछ कहा है? तुम बोलती नहीं, करीब नहीं आती, फिर पढ़ूं ना तो दिन कैसे कटे? फिर जरा हंसते हुए कहा, 2 दिन से बुखार में पड़ा हुआ हूं, कुछ खाया पिया नहीं, पर तुमने तो झांक तक नहीं लगाई। कमला का जी भर आया। उसने देखा पति का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। सर पर हाथ रखकर देखा, जल रहा था। रोती हुई बोली, मेरे सारे दोषों को भुलाते हुए तुम एक बार मुझे क्षमा कर दो और अपना सारा भार मुझे स्वयं ढोने दो। मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम संभाल पाओगी? क्यों नहीं, देखूंगा। मुझे अपना लो ना। वह तो काफी दिनों से अपना चुका हूँ। तुमने मुझे समझने की चेष्टा कहाँ की? शायद आगे भी ठीक से पहचान ना पाओ। दिए के उजाले में कमला ने पति को जी भर कर देखा। उसे ऐसा लगा कि चेहरे के भीतर कोई चिंगारी राख के बीच दबी हुई है। मोम से ढका हुआ मधु दबा पड़ा है। पल भर के लिए वह अपने को भूल गई। जोश में आकर वह कह बैठी, मुझे पहचानने का मौका क्यों नहीं दिया इतने दिनों तक? क्यों छिपा रखा तुमने अपने को? क्या मिला मुझे सताकर तुम्हें? आत्मविभोर होकर वह पति के गले से लिपट गई। काशीनाथ की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। दूसरे दिन प्रिया बाबू ने काशीनाथ को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, जाने कब चल बसूं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। जो जमीन जायदाद छोड़ जाऊंगा सब तुम्हारी है। दिन थोड़े ही रह गए हैं। मेरे रहते ही सब कुछ संभाल लो, अन्यथा आगे जाने क्या हो, लोग सब उठा लेंगे। काशीनाथ ने सिर झुकाए हुए कहा, जैसी आज्ञा आपकी। प्रिया बाबू बोले, आज्ञा कह दूंगा, कल सुबह से एक बार अपनी कचहरी में बैठा करो, जो आज्ञा। कहकर काशीनाथ कमरे से बाहर चला आया। प्रिया बाबू ने कमला को बुलाकर कहा, अब काफी बूढ़ा हो चला हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं, इसलिए अपनी जमींदारी का सारा भार काशीनाथ को सौंप दिया, ताकि आगे असुविधा ना हो। बीच बीच में देखता समझाता रहूंगा। कई दिनों तक प्रिय बाबू स्वयं काशीनाथ को लेकर कचहरी गए और जमींदारी की छोटी मोटी बातें समझाते रहे। काशीनाथ भी काफी खुश था। घर के अंदर ही अंदर जो आग सुलग रही थी, उसका प्रकोप कुछ शांत हुआ। काशीनाथ ने नियमित रूप से जमींदारी का कामकाज देखना शुरू कर दिया। कमला गृहस्थी संभालने लगी। प्रिया बाबू ने चैन की सांस लेकर शैया पकड़ ली। सब कुछ ठीक ठाक चला जा रहा था कि अचानक प्रिया बाबू का स्वास्थ्य कुछ गिरने लगा। एक दिन उन्होंने कमला से कहा, मैंने वसीयतनामा लिखवा दिया है। तकिए के नीचे से एक कागज निकालकर वे पढ़ने लगे। वे अपनी स्थावर व संपूर्ण संपत्ति का आधा भाग अपने दामाद काशीनाथ को और आधा भाग पुत्री कमला देवी को दिए जाता हूँ। क्यों, ठीक है ना बेटी? कमला चुप ही रही। प्रिया बाबू को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों बेटी, तुझे पसंद नहीं क्या? यह वसीयत उन्होंने कमला को खुश करने के लिए ही लिखी थी। उनका विचार था कि जायदाद का अधिकार काशीनाथ के नाम होने से कमला खुश होगी, किंतु कमला कुछ और ही सोच रही थी। कुछ कहते हुए झिझक मालूम पड़ रही थी। प्रिया बाबू ने उसकी झेप मिटाने के लिए पूछा, कुछ कहना चाहती हो क्या? कमला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्या कहना चाहती हो? कमला पहले तो अचकचाई, फिर अपने को काबू में करती हुई बोली, सारी संपत्ति मेरे नाम लिख दीजिए। क्यों? कमला मुंह लटकाए बैठी रही। प्रिया बाबू अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने जमाना देखा था। कमला के मन की बात भांपते हुए उन्हें देर न लगी। एक एक कर सारी बातें उनके हृदय में बैठने लगी। तह तक पहुंचकर उन्हें बेचैनी हुई। तकिए का सहारा लेकर उन्होंने आंखें मीच ली और सिर रखकर लेट गए।
काफी देर तक चुप रहने के बाद बोले, तुम मेरी इकलौती संतान हो, इसलिए तुम्हारा जी नहीं दुखाना चाहता। सारी संपत्ति मैं तुम्हारे ही नाम कर सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हारे हित में ना होगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुखी रहो, लेकिन इस बात का भरोसा कम ही है। अपनी इस लंबी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा है। 3-3 ब्याह कर चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ऐसा मन लेकर कोई भी औरत कभी सुखी नहीं रह सकती। कुछ देर चुप रहने के बाद वे पुनः बोली, देखने सुनने में ठीक लगेगा, तुम्हें भी खुशी होगी। यही सोचकर मैंने दोनों के नाम आधा आधा लिख दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम और वह अलग नहीं है। छोड़, यह तो बता कि तेरे मन में यह बात आई कैसे? कमला रुआंसी होकर बोली, संपत्ति का स्वामी बन जाने पर कोई मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, और ना मिलने पर वह मेरे वश में रहेंगे। प्रिया बाबू बोले, मैं काशीनाथ को पहचानता हूँ, तुम नहीं जानती उसे। वह ठीक अपने बाप के जैसा है। अगर वह तुम्हें देख नहीं सकता तो संपत्ति पाने पर भी नहीं देख पाएगा। ऐसी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुन बिटिया, इस तरह पति को काबू में नहीं रखा जा सकता। ताकत से जंगल के शेर को वश में किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती एक फूल के साथ नहीं जिया जा सकता। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोले, भगवान करे तुम कामयाब हो, पर जो तुमने सोचा है वह ठीक नहीं है। अगर वह स्वयं तुम्हें अपना ना सका तो तुम्हारे पास शेष बचेगा ही क्या? जो रह जाएगा उसके लिए क्या आदि संपत्ति पर्याप्त नहीं है? एक बात और है, पति की देह, मन, आत्मा, पार्थिव अपार्थिव सभी कुछ दिया जाता है, और जिसे सब कुछ दे दिया जाता है उसे क्या आधा भी नहीं दिया जा सकता? कमला, ऐसा मत सोच बेटी। यदि कभी उसे मालूम हो गया कि उसका दिल क्या कहेगा, वह काफी दुखी हो उठेगा। कमला कुछ नहीं बोली। प्रिया बाबू भी चुप रहे। आधे घंटे तक दोनों मौन रहे। अंधेरा घिरता आ रहा था। नौकरानी कमरे में बत्ती रखकर चली गई। कमला अपनी आंखें पोंछकर कमरे के बाहर आई, गृहस्थी के कामों में जुट गई। दूसरे दिन प्रिया बाबू ने वकील को बुलवाकर कहा, मैं वसीयतनामा बदलवाना चाहता हूँ। वकील ने पूछा, क्या बदलवाना चाहते हैं? दामाद के च्युत करके मैं अपनी सारी संपत्ति लड़की के नाम कर देने की सोच रहा हूँ। किस लिए? इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं। जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। प्रिय बाबू का श्राद्ध कर्म संपन्न होने पर जब काशीनाथ ने वसीयत देखी तो उसे तनिक भी दुख या आश्चर्य नहीं हुआ। संसार में जो कुछ रोज होता है और जो कुछ होना चाहिए वही तो हुआ। इसमें दुखित या चकित होने की बात नहीं थी। फिर भी एक दिन दीवान साहब ने काशीनाथ से अकेले में कहा, कुंवर साहब, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाबू साहब ऐसी वसीयत कर जाएंगे। पहले उन्होंने जो वसीयत की थी उसमें आपको और लड़की को बराबर का हिस्सा दिया था। उन्होंने उसे बदल डाला। किसकी सलाह से उन्होंने ऐसा किया, कुछ समझ में नहीं आता। काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें समझने की क्या बात है? जिसकी संपत्ति थी उसे मिली, उसमें मेरा क्या, आपका क्या? दीवान जी कुछ अचकचा कर बोले, फिर भी की तो गुंजाइश ही नहीं। सच में देखा जाए तो इस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। आश्चर्य की बात तो तब होती जब वह मुझे आधा दे जाते, और फिर इसमें फर्क ही क्या पड़ता है? वे मुझे आधा देते, उसे पूरा दे गए, दोनों तो एक ही बात है। अंतर ही क्या है इसमें? दीवान साहब और भी हताश हो गए। रूखी बात बनाते हुए बोले, नहीं नहीं नहीं, अंतर तो कुछ नहीं पड़ता। मैं तो बाबूजी के लिए कह रहा था। उनके मन की बात को मैं अच्छी तरह समझता था, इसलिए कह रहा था। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। अच्छा, जरा सोचिए तो, औरत के लिए हो सकता है पति के सिवाय और कोई गति नहीं, मगर पति के लिए और भी तो आधार हो सकते हैं। मैं गरीब हूँ, यकायक इतनी बड़ी संपत्ति पा जाने का परिणाम बुरा भी तो हो सकता है। शायद यही सोचकर उन्होंने वसीयत बदलवा दी हो। बूढ़ा दीवान काशीनाथ को सदा से नीरा मूर्ख समझता आ रहा था। आज अचानक उसके मुंह से ऐसी बुद्धिमानी की बात सुनकर उसका हृदय उसे धन्यवाद देने को हुआ। बुजुर्ग दीवान काशीनाथ के प्रति काफी उदार हो उठे, और कमला उससे उतनी ही दूर होती गई। दिन में सैकड़ों बार वह स्वयं से पूछती, कैसे व्यक्ति हैं ये? वह कुछ समझ ना पाती, और स्वयं में उलझकर उसका मन कहता, कुछ समझ में नहीं आया। हजारों कोशिशों के बावजूद वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी कि यह 2 हाथ पैर वाला आदमी आखिर किस चीज से बना हुआ है। उसके शरीर में मन भी है या कहीं गिरवी रख दिया है? इतना तो वह भी समझती है कि दुनिया में जो कुछ भी करती है वही उसका पति भी करता है, खाता है, सोता है, जमींदारी की देखभाल भी करता है। सभी विषयों में उसकी दिलचस्पी भी है और उदासीनता भी। यह तो वह नहीं समझ पाई आज तक कि उसके पति को क्या अच्छा लगता है या किस वस्तु से उसे अत्यधिक प्रेम है। कमला जब कभी बीमार होती है तो काशीनाथ सारी रात आंखों में ही काट देता है। उसके चेहरे पर इतना विषाद,
हृदय में स्नेह और प्रेम बढ़ जाता है कि घेरा तोड़कर बाहर निकल पड़ता है। और जब वह अच्छी हो जाती है, हिलने डुलने लगती है अथवा सामने पड़ जाती है, कतराने लगता है, अपनी धुन में रम जाता है। कई बार कमला ने रूठ कर 2-2 दिन बोलना बंद कर दिया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। काशीनाथ करीब आया और चला गया। उसने ना मनाया ना बातें ही की, और जब कमला बोलने लगती तो वह भी पहले की ही भांति प्रसन्नता से बोलने लगता। वह कभी पूछता भी ना था कि वह 2 दिन तक बोली क्यों नहीं या नाराज क्यों थी। काफी सोच विचार के बाद कमला ने अंत में यह फैसला किया कि वह भी अपने उदासीन पति को जताकर रहेगी। यदि वह उसकी उपेक्षा करता है तो वह उसकी परवाह नहीं करती और ना इतना प्यार ही करती है कि कोई उसे पैरों तले कुचले और वह किसी के चरणों में लिपटी रहे। पति से भेंट हो जाने पर मुंह फेरकर एक और चल देती, मानो वह जतलाना चाहती हो कि तुम पर एहसान करके मैंने तुम्हें अपना पति बनाया है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कदमों में ही मेरे प्राण उलझे हुए हैं, इसलिए भेंट होते ही तुमसे मीठी बातें करूंगी, लेकिन मेरे काम के समय सामने आ जाओगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगी नहीं। जब किसी नौकर अथवा नौकरानी को वह फटकारती और संयोग से काशीनाथ के मुंह से कुछ निकल पड़ता तो कमला उसे सुनी अनसुनी कर देती और पहले की भांति फटकार चालू रखती, जैसे वह कह रही हो कि नौकर मेरे हैं, नौकरानियां मेरी हैं, मकान मेरा है, जो जी में आएगा कहूंगी, तुम बीच में दखल देने वाले कौन हो। इन बातों से तृप्ति तो नहीं हो सकती। इस प्रकार की कहीं वासना की पूर्ति हो सकती? हाँ, यदि पूर्ति हो सकती, तृप्ति हो सकती तो काशीनाथ को डिगा सकती। कोई कुछ भी करे, वह अपने प्रशांत एवं गंभीर चेहरे से साफ साफ समझा देता है कि मैं अपने आप में निश्चिंत हूँ। सुमेरु पर्वत की भांति तुम उसे तिल मात्र डिगा नहीं सकती, जितना चाहो सर उठा लो। क्या कमला प्रेम नहीं करती है? पर उससे गंभीरता नहीं है, मानो लक्ष्मण रेखा खींचकर कहना चाहती है कि इससे बाहर मत जाओ, और यदि जाओगे तो मुझसे सहा ना जाएगा। संभवतः मैं तुमसे तब भी प्रेम करूंगी, पर तुम्हारे मान की रक्षा नहीं करूंगी। एक दिन बुढ़िया नौकरानी के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए वह बोली, बाबूजी मुझे एक जानवर के हाथ सौंप गए हैं। कैसे बेटी? कैसे बताऊं? तुम सबों ने मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे कुएं में क्यों नहीं डाल दिया? ये क्या बात कर रही हो बेटी? ठीक ही तो कहती हूँ। तुम लोग जिस काम को इतनी आसानी से कर गई, क्या उसे मैं एक बार मुंह से भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ सनक जरूर है। बाप में भी थोड़ा थोड़ा था, इसलिए तो कुंवर जी भी। तू चुप रह, पागल की बात मुंह से मत निकाल। बाप के पागल होने पर क्या बेटा भी वैसा होना जरूरी है? वे पागल कतई नहीं है, महज मुझे सताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पति पागल है, इस बात को स्वीकार करते हुए कमला के हृदय पर आघात लगा। आज 3 दिन से काशीनाथ का पता नहीं था। 2 दिनों तक तो कमला ने उसकी खोज खबर न ली, लेकिन तीसरे दिन उसने घबराकर दरबान से कहला भेजा, बाबूजी को 2 दिनों से कोई पता नहीं। तुम लोगों ने कोई खोज खबर नहीं ली? आखिर हो किस लिए तुम लोग? दरबान सोचने लगा, यह भी खूब रही, कौन कहाँ आया गया, यह भी भला कोई खबर रखने की बात है। बाद में खजांची से मालूम हुआ कि कुंवर जी 3000 रुपये लेकर कहीं बाहर गए हैं। किधर गए, कब तक लौटेंगे, किसी को नहीं कह गए। कमला सिर पर हाथ धरे कुछ सोचती रही, फिर अपने पिता वकील को बुलाकर बोली, मुझे जमींदारी संभालने के लिए एक योग्य आदमी की तलाश है, जो काम संभाल सके। तनख्वाह जो कुछ भी हो मैं दूंगी। दिन भर वर्षा में भीगकर काशीनाथ कीचड़ पार करता हुआ शाम को कलकत्ता की एक संकरी गली के 1 मंजिले मकान में पहुंचा। उसके पास 2 शीशी दवा, 1 डिब्बा बिस्कुट तथा चद्दर में अनार आदि कुछ फल बंधे हुए थे। मकान के एक कमरे में खाट पर एक रोगी पड़ा हुआ था। सिरहाने एक औरत उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। काशीनाथ के पहुंचते ही वह बोली, काशी भैया इतने पानी में भीगते क्यों आए? रास्ते में कहीं रुक गए होते? कैसे रुकता बहन, पानी में भीगने में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कहीं रुक जाने से होता। बिंदु ने विचार किया। बात ठीक ही थी, इसलिए वह चुप ही रही। जानती थी हम लोगों ने उसे मायके में ही देखा था, इसके बाद नहीं। अब उसके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। जिस दिन कमला को देखने की तैयारी करके जा नहीं पाई थी, उसी के दूसरे दिन अपने ससुर गोपाल बाबू की गहरी बीमारी की सूचना पाकर वह ससुराल चली आई थी। उसने ससुराल पहुंचकर देखा, उसके ससुर सचमुच ही बहुत बीमार थे। काफी दवा दारू की गई, लेकिन गोपाल बाबू को बचाया ना जा सका। बीमारी काफी बढ़ जाने पर गोपाल बाबू बोले, छोटी बहू को जरा बुला दो, एक बार देखूंगा उसे। छोटी बहू और कोई नहीं, हमारी बिंदुवासिनी ही थी। मरने के 2-1 दिन पहले ही गोपाल बाबू ने बिंदु से कहा था, बेटी यह लो चाबी, बक्से में जो कुछ भी है वह तुम्हारा है।
बिंदु ने हाथ फैलाकर उसे ले लिया। दूसरों की बहुओं ने यह समझा कि बुढ़ा मरते समय सब कुछ छोटी बहू को ही दे गया। एक बात और थी, बीमारी की हालत में गोपाल बाबू ने अपने चारों लड़कों को बुलाकर समझाया था, देखो तुम भाइयों में जरा भी मेल नहीं और तुम्हारी माँ भी तुम लोगों के बीच नहीं है, इसलिए मेरे मरने के बाद तुम लोग एक गृहस्थी में मत रहना। इसके पहले तुम लोग आपस में झगड़ा फसाद करो तो जो कुछ भी मेल मुरोवत बाकी है वह भी जाती रहेगी। अच्छा यही होगा कि तुम लोग उसी को ले देकर अलग हो जाओ और जो कुछ मैं दिए जा रहा हूँ उसके अलावा थोड़ा बहुत कमाते रहने से तुम लोगों का गुजर आसानी से हो जाएगा। पिता के मरने के बाद चारों भाई अलग हो गए। बिंदु ने जब एक दिन बक्सा खोला तो उसमें एक रामायण तथा एक महाभारत के सिवाय और कुछ नहीं मिला। निराश होने पर भी स्वर्गीय ससुर का यह दान सिर माथे लगा लिया। अस्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि यह उसके ससुर का स्नेह दान है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रतन है। बिंदु के कुछ दिन तो मजे में बीते, उसकी बाद मुसीबतों का तांता शुरू हुआ। उसके पति योगेश बाबू अचानक बीमार पड़ गए। अपने शरीर की चिंता ना करते हुए उसने तन मन से पति की सेवा टहल की, जमीन रहन रखकर इलाज का प्रबंध कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गांव के कुछ पड़ोसियों ने राय दी कि कलकत्ता में इलाज कराना चाहिए। बिंदु अपने सारे जेवर बेचकर पति को कलकत्ता लिवा ले गई। यहाँ भी उसका काफी इलाज कराया और जो थोड़ी सी जमीन बाकी बची थी वह भी रहन रख दी गई, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। रुपयों के अभाव में समुचित इलाज ना हो पाया, बाधा पड़ गई। बिंदु ने अपने बड़े जेठ को अपनी मुश्किल बताते हुए पत्र लिखा पर कोई परिणाम ना निकला। उन्होंने पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने दोनों छोटे जेठों को लिखा पर उन्होंने भी अपने बड़े भाई का अनुकरण किया, चुप्पी लगा गए। बिंदु ने समझ लिया कि अब या तो उपवास करने पड़ेंगे या जहर खाकर मरना पड़ेगा। पत्नी का चेहरा देखकर ही योगेश बाबू ताड़ गए। एक दिन बड़े प्यार से उन्होंने अपने पास बिठाकर स्नेह से हाथ पकड़ते हुए कहा, बिंदु मुझे गांव ले चलो, मरना है तो वहीं क्यों ना मरे, यहाँ मरने तो उठाने वाला भी कोई नहीं हुआ। बिंदु ने सोचा शायद वक्त करीब आ गया है, कोई अन्य उपाय भी नहीं है। पति को गांव ले चलने का भी कोई उपाय नहीं। पति को ऐसी हालत में छोड़कर तो वह मर भी नहीं सकती थी। मरना ही है तो फिर शर्म लाज की क्या बात। बहुत सोच विचार के बाद उसने लोक लाज को तिलांजलि देते हुए काशीनाथ को चिट्ठी भेजते हुए सब कुछ बता दिया। बाद की घटना तो सभी जानते हैं। आते समय काशीनाथ अपने साथ काफी रुपया लेता आया था। उसने शहर के मशहूर डॉक्टरों की राय ली। सभी ने कहा कि आबोहवा बदले बिना आराम नहीं होगा। काशीनाथ सबको लेकर वैद्यनाथ धाम पहुंचा। वहां 2 महीने रहकर उसने देखा, सबने यही समझा कि योगेश बाबू खतरे से बाहर हो गए। फिर भी वहां से लौटने में अभी काफी देर थी, इसलिए उन्हें वहीं छोड़कर काशीनाथ घर वापस लौट आया। कमला से सुबह भेंट होने पर उसने पूछा कब आए। रात को, संक्षिप्त उत्तर दिया काशीनाथ ने। कमला चली गई अपने काम से। काशीनाथ बाहर आया और कचहरी में पहुंचा। काफी दिनों बाद अचानक कुंवर साहब को देखकर तमाम कर्मचारी अदब से उठ खड़े हुए। केवल एक साहबी पोशाकधारी युवक अपने काम में व्यस्त कुर्सी पर बैठा रहा। एक आगंतुक को देखकर उसके कर्मचारियों ने उसे जो मान दिया, नया बाबू कुछ समझ नहीं पाए। काशीनाथ ने अपने हाथ से एक आराम कुर्सी खींची और बैठ गए। यह नया मैनेजर था विजय किशोर दास। कलकत्ते से बीए पास किया है और बहुत ही पटु आदमी है, इसलिए वकील विनोद बाबू ने इसे मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। नए मैनेजर ने काफी देर बाद काशीनाथ से पूछा, आप किसी काम से आए हैं? नहीं, काम तो कुछ नहीं, सिर्फ कामकाज देखने आया हूँ। दीवान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप हमारे जमाई साहब हैं। विजय बाबू ने कुर्सी से उठते ही प्रेम संभाषण शुरू किया। तभी एक नौकर ने आकर विजय बाबू से कहा, आपको मालकिन बुला रही है। विजय बाबू के चले जाने पर काशीनाथ ने विस्मित होकर दीवान साहब से पूछा, कौन साहब है ये? नए मैनेजर। किसने नियुक्त किया? बिटिया रानी ने। किस लिए? शायद कामकाज में बाधा पड़ रही थी इसलिए। अभी कहाँ गए हैं? अंदर कोठी में। काशीनाथ ने आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, चुपचाप उठकर भीतर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि पर्दे के सामने विजय बाबू खड़े और पर्दे के पीछे कोई मृदु स्वर में बातें कर रहा है। किसकी बात हो रही है यह समझते काशीनाथ को देर न लगी, लेकिन बिना कुछ कहे सुने देखे हुए आगे बढ़ गया। दोपहर को कमला से उसकी फिर मुलाकात हुई। कमला ने गंभीर होकर पूछा, तबीयत तो ठीक है? काशीनाथ ने हामी भरते हुए गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ ठीक है। कमला फिर कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई। उसे गपशप करने का अब अवकाश कहाँ, हजारों काम खड़े हैं। विशेषकर जमींदारी का बोझ सर पर आ पड़ने पर अब उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं। एक दिन सवेरे काशीनाथ ने नई मैनेजर साहब को बुलवा भेजा। नौकर के मार्फत मैनेजर ने कहला भेजा, अभी फुर्सत नहीं।
काम खत्म होने पर आ जाऊंगा। उसके इस जवाब को सुनकर काशीनाथ स्वयं कचहरी पहुंचे और एकांत में बुलाकर उनसे कहा, आपको फुर्सत नहीं थी इसलिए खुद ही चला आया। मुझे 500 रुपये आज ही चाहिए। फुर्सत मिलते ही भिजवाने की व्यवस्था कीजिएगा। किस लिए चाहिए यह जानने की आवश्यकता नहीं। मानता हूँ जरूरत नहीं, लेकिन मालकिन की आज्ञा के बिना कैसे दे सकता हूँ। काशीनाथ ने सोचा कि बात करूँ कुछ और ही हो गया। वह बोला, मेरा कहना ही काफी होगा, दूसरी आज्ञा की जरूरत नहीं समझता मैं। विजय बाबू ने शब्दों में दृढ़ता लाते हुए कहा, जरूरत है, जिस को रुपए देने की मनाही है। काशीनाथ चला गया। कमला से उसने कहा, तुम नए आदमी को अलग कर दो। किसको? अपने नए मैनेजर को। उसका क्या कसूर है? मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या किया उसने? मैंने उसे अपने पास बुलवाया था, पर खुद ना आकर उसने नौकर से कहला भेजा कि मुझे छुट्टी नहीं, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। कमला ने हंसते हुए कहा, हो सकता है उसे फुर्सत ना रही हो, ऐसी स्थिति में कैसे मिलने आता। काशीनाथ ने पत्नी की ओर देखते हुए कहा, माना कि काम में व्यस्तता के कारण नहीं आ सका, लेकिन जब मैंने खुद जाकर रुपए मांगे तो उसने यह क्यों कहा कि मालकिन की आज्ञा के बिना नहीं दे सकता। कमला ने पूर्ववत मुस्कुराते हुए कहा, कितने रुपए मांगे थे? यही 500। नहीं दिए? नहीं। क्या तुमने मना कर दिया? हाँ, इस तरह रुपए बर्बाद करना मैं पसंद नहीं करती। काशीनाथ को पाषाण का काशीनाथ होते हुए भी मर्मांतक पीड़ा पहुंची। इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अत्यंत दुखी होकर उसने कहा, मुझे रुपए देना क्या उड़ा देना है? हाँ, कुछ भी हो, बर्बाद करने का नाम ही उड़ा देना है। आवश्यकता पड़ने पर खर्च करने का नाम बर्बाद करना तो नहीं। आखिर जरूरत क्या है? किसी को देना है। देना तो है, मिलेंगे कहाँ से? तुम्हारे पास हो तो दो, मैं मना नहीं करती। काशीनाथ सन्न रह गया। ये शब्द तीर की भांति उसके कानों में चुभने लगे। बाहर आकर उसने अपनी घड़ी अंगूठी बेच दी और रुपए वैद्यनाथ रवाना कर दिए और साथ ही एक चिट्ठी लिख दी, अब मुझसे कुछ मांगना मत बहन, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद काशीनाथ भीतर नहीं गया। कमला ने कुछ पूछा भी नहीं। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन नौकर ने आकर उससे कहा, आपको एक ब्राह्मण मिलना चाहते हैं। दूसरे ही क्षण काशीनाथ ने ताज्जुब के साथ देखा, एक बुढ़ा ब्राह्मण हाथ में जनेऊ लिए उसके सामने खड़ा है और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, आप महान व्यक्ति हैं, ब्राह्मण का सर्वस्व मत छीनिए। काशीनाथ ने डरते डरते पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण बोला, भगवान का दिया आपके पास तो सब कुछ है, पर मेरे पास उस छोटी सी जमीन के सिवा कुछ भी नहीं, उसे आप मुझसे मत छुड़वाइए। कहते के साथ ही वह रोने लगा। व्यग्र होकर काशीनाथ ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, पूरा किस्सा साफ साफ बतलाओ। ब्राह्मण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप धर्मात्मा हैं, कसम खाकर कहिए कि क्षेत्रपाल वाली भूमि मेरी नहीं है। किसने कहा है कि वह आपकी नहीं है? तो आखिर आपके नए मैनेजर विजय बाबू ने मेरे विरुद्ध मुकदमा क्यों दायर किया है? मुकदमा? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। संबंध दिखलाता वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, जब मुकदमा दायर किया ही गया है तो मैं भी लड़ूंगा और आपको अपना साथ बनवाऊंगा। मैं गरीब सही, आपके साथ लड़ना मुझे शोभा नहीं देता, फिर भी भिखारी होने पर भी बिना उजर के मैं अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। ब्राह्मण को क्रुद्ध होकर जाते देखकर काशीनाथ ने हाथ पकड़कर उसे बिठलाते हुए कहा, मैं आपकी भलाई के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, फिर आपकी आगे जैसी मर्जी हो कीजिएगा। ब्राह्मण के चले जाने पर काशीनाथ ने विजय बाबू को बुलवाकर कहा, वह जमीन तो अपनी नहीं है, आखिर इस ब्राह्मण को क्यों सताया जा रहा है? मालिक का आदेश है। काशीनाथ क्रुद्ध होकर बोला, मालिक? मालिक ने किसी दूसरे की वस्तु हड़प लेना सिखलाया है क्या? वह तो हम लोगों की है। मैं नहीं मानता वह हमारी नहीं है। कुछ देर के लिए विजय बाबू चुप हो गए, फिर बोले, मुझे क्या, मैं तो नौकर हूं, जैसी आज्ञा मिलेगी वैसे ही तो करूंगा। कमला से इस विषय पर बात करने में काशीनाथ को शर्म लग रही थी, फिर भी उसने दृढ़ता पूर्वक कहा, यह जमीन अपनी नहीं, ब्राह्मण का भ्रम सतत्व मत छीनो। छीन रही हो? किससे कहा आपने? आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, यह जमीन तुम्हारी अपनी नहीं है। विजय बाबू से कह दो कि झूठा मुकदमा उस निर्दोष पर ना चलाए। कमला ने अप्रसन्न होकर कहा, यह विजय बाबू का दृष्टिकोण है, वे अपने काम को अच्छी तरह समझते हैं और मैं समझती हूँ तुम्हें उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई दिन बाद मुकदमे की पेशी हुई। कचहरी के कटघरे में खड़े होकर काशीनाथ ने कहा, मैं अपने मृत ससुर प्रियनाथ बाबू के समय से ही जमींदारी की देखभाल करता आ रहा हूँ। उसके बाद भी काफी दिनों तक मैंने जमींदारी का कामकाज संभाला है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यह जमीन कमला देवी की नहीं है। मुकदमा हार कर मुंह लटकाए विजय बाबू घर लौट आए। विपक्षी भी काशीनाथ को आशीर्वाद देता हुआ
घर चला गया। पर्दे के सामने खड़े विजय बाबू ने मुकदमे की बातें विस्तार से बतलाते हुए उसमें अपनी ओर से टीका टिप्पणी करते हुए बतलाया, सिर्फ कुंवर साहब के कारण हम लोग मुकदमा हार गए। इस बात को सुनकर पर्दे के भीतर का कमल 10 गुना होकर फूलने लगा। काफी दिनों के बाद कमला ने भीतर से ही कहा, आप अंदर आइए, कुछ जरूरी बातें करनी है। आदेश पाकर विजय बाबू अंदर दाखिल हुए। काफी देर तक दोनों धीमे धीमे बातें करते रहे। कुछ देर बाद विजय बाबू उठकर बाहर आए। आज काफी दिनों बाद भोजन के समय कमला काशीनाथ के करीब आकर बैठ गई। उसकी पहले जैसी उग्र आकृति नहीं थी। पहले वह पूर्ण शांत तथा गंभीर थी। कुछ क्षणों की चुप्पी तोड़ते हुए कमला ने कहा, घर के भेदी विभीषण के कारण सोने की लंका भस्म हो गई थी, इसे जानते हो? खाना खाते हुए काशीनाथ ने कहा, हाँ जानता हूँ। कमला ने ताना देते हुए कहा, जानोगे क्यों नहीं, वह भी तो दूसरों के अन्न पर ही पला था। काशीनाथ कुछ बोला नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद कमला फिर बोली, इसी से सोचती हूँ कि जो हमेशा दूसरों की रोटियों पर इतना बड़ा हुआ है, अब भी जिसे दूसरों की रोटियां खाए बिना लांघने की स्थिति आ सकती है, उसे सच बोलने की आकांक्षा क्यों है और इतना बड़ा गुमान किस बूते पर है। काशीनाथ बिना प्रतिवाद के एक के बाद एक दूसरा ग्रास मुंह में खाता रहा। ताना देती हुई कमला बोली, कसाई भी जिसका खाता है उसकी गर्दन पर छुरी चलाने में हिचकता है। कमला, जो अपनी स्त्री के अन्न पर जीवित है उसके लिए इतना तेज शोभा नहीं देता। दिन ब दिन जैसा तुम्हारा व्यवहार होता जा रहा है, उस बात पर यदि आंखों का लिहाज ना होता। काशीनाथ ने हंसकर कहा, तो शायद घर से बाहर निकाल देती, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, ऐसा ही करती। आधी खाई थाली को एक और हटाते हुए काशीनाथ ने कमला की ओर गौर से देखते हुए कहा, कमला, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं हुआ था, कभी तुम्हें कड़ी बात नहीं कही, लेकिन आज मुझे जो कुछ भी कह रही हो शायद किसी ने मुझसे ना कहा होगा। आज से मैं तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा, शायद ऐसा करने से तुम्हें सुख पहुंच सके। कहने के साथ ही काशीनाथ उठ खड़ा हुआ। कमला भी गर्व से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अगर सत्यवादी हो तो अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। नहीं भूलूंगा, लेकिन तुमने जो बातें कही हैं एक दिन वे ही तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। मैंने तो अपनी ओर से तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन क्या भगवान तुम्हें माफ करेगा? कमला और भी भुन उठी और बोली, तुम्हारे श्राप से मेरा कुछ नहीं बनता बिगड़ता। ऐसा ही हो, भगवान जानता है मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद देता हूँ। तुम सुमति रखती हुई खुश रहो। बाहर आकर काशीनाथ ने व्याकरण, साहित्य, दर्शन, स्मृति एक एक कर सभी कुछ फाड़कर फेंक दिया। नौकरों को अपना सब कुछ बांट दिया। कमला जाग रही थी लेकिन चुपचाप पड़ी रही। किवाड़ खुले थे। उन्हें ढकेलता हुआ काशीनाथ भीतर पहुंचा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कमला आंखें मीचे हुए पलंग पर पड़ी है। करीब बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसने फिर पुकारा, कमला, लेकिन कोई उत्तर नहीं। अंत में उसने चुपचाप बाहर निकलते हुए कहा, जाते समय तुम्हें आशीर्वाद दिए जाता हूँ। काशीनाथ के चले जाने पर कमला बिस्तर पर से उठी और खिड़की पर आ बैठी। सुबह होते देखकर वह बिस्तर पर पुनः आकर लेट गई। नींद खुलने पर उसने देखा काफी दिन चढ़ाया। घर में शोरगुल शुरू हो गया। अभी वह जाग भी नहीं पाई थी। तभी एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, बड़ा अनर्थ हुआ जीजी, किसी ने कुंवर जी का खून कर डाला। भरी कढ़ाई खौलता तेल पड़ जाने पर जिस तरह कोई छटपटा उठता है, कमला भी उसी तरह छटपटाती ही उतर कर आई। बोली, क्या कहा, खून कर डाला? हाँ 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 बिल्कुल, नौकरानी बोली। वस्त्रहीन दशा में जब कमला बाहर वाले कमरे में पहुंची तो देखा काशीनाथ का चेतनाहीन निर्जीव शरीर खून से लथपथ सोफे पर पड़ा है। तमाम शरीर पर धूल और खून जम गई थी। नाक, मुंह और कान से निकलता हुआ खून जहां का तहां सूख गया। कमला यकायक चीख उठी और बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव भर में तेजी से खबर फैल गई कि जमींदार के जमाई अंधेरी रात में कहीं अकेले जा रहे थे कि तभी किसी ने उनका खून कर डाला। 2 दिन बाद होश वापस लौटने पर पुलिस के दरोगा ने पूछा, बाबू, किसने आपकी यह दशा बना दी? काशीनाथ ने ऊपर की ओर संकेत करते हुए कहा, उन्होंने। वृद्ध नायब भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दरोगा ने फिर पूछा, क्या पहचान नहीं सके उन लोगों को? काशीनाथ ने टूटे शब्द में कहा, पहचानता हूँ। दरोगा ने पुनः पूछा, कौन थे वे लोग? काशीनाथ ने सहमते हुए कहा, मैं गलत कह गया, उन लोगों को नहीं पहचानता। दरोगा ने और भी जानने की कोशिश की। 2-4 बार पूछा भी, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। काशीनाथ ने आगे कुछ बतलाया ही नहीं। दूसरे दिन उसने नायब को बुलाकर कहा, वैद्यनाथ से मेरी बहन बिंदु वासनी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। एक बार आप किसी को भेजकर बुलवा दीजिए। 3 दिन बाद बिंदु वासनी और योगेश बाबू आ गए। बिंदु जरा कड़े हृदय की औरत थी, कमला की तरह नहीं।
इसलिए काशीनाथ की दशा देखकर ना तो चिल्लाई ना बेहोश हुई। आंखों के आंसू पहुंचकर केवल भर्राए कंठ से बोली, काशी भैया, किसने तुम्हारी यह दशा बना दी? मैं क्या जानूं? किसी पर शक होता है? इसे ना पूछो बहन। बिंदु खामोशी से काशीनाथ के चेहरे की ओर देखती रही। सभी ने सोच लिया कि इतनी गंभीर चोट खाकर काशीनाथ का बचना असंभव है। मौत भी धीरे धीरे नजदीक आने लगी। काफी रात बीते बुखार के वेग में तड़पता हुआ वह चिल्लाया, कमला, यह काम तुमने तो नहीं कराया? बिंदु ने काशीनाथ के करीब मुंह ले जाकर पूछा, यह क्या कर रहे हो भैया? काशीनाथ ने बिंदु को कमला समझकर उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, मैं मरकर भी सुखी नहीं हो सकता। तुम एक बार केवल यह कह दो कि यह काम तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ। होश में बेहोशी, नींद से घिरी अवस्था कमला के 2-3 दिन यूं ही बीत गए। डॉक्टरों को उसके बारे में आशंका हो उठी। इसी कारण लोग उसे सावधानी से घेरे हुए बैठे थे। लगातार 2 दिन की अनवरत कोशिश और सेवा टहल के बाद उसे होश आया तो उसे बिठाया गया। आंखें खोलने पर कमला ने देखा एक अपरिचिता उसका सिर अपने गोद में लिए बैठी है। वह बिल्कुल अपरिचित थी उसके लिए। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस अपरिचिता ने कहा, मैं बिंदु हूँ, तुम्हारे पति की बहन। काफी देर तक कमला खामोशी उसके चेहरे की ओर देखती रही। उसके बाद इशारे से कमरे में बैठे हुए लोगों के बाहर चले जाने को कहा। फिर धीमे से बोली, मैं कब से इस तरह बेहोश पड़ी हूँ ननद जी? बिंदु बोली, परसों सुबह से तुम बेहोश होकर गिर पड़ी थी भाभी, तब से होश नहीं। परसों? चौंक कर कमला बोली। उसके बाद चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। उसके शरीर में कोई हरकत ना पाकर उसने घबराकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेते हुए पुकारा, भाभी। कमला मुंह नीचे किए बैठी रही, कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर बोली, डरो मत ननद जी, अब नहीं बेहोश होंगी। बिंदु ताड़ गई। वह अंदर ही अंदर अपने को होश रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, इसलिए वह धीरज रखकर खामोश बैठी रही। इस प्रकार कुछ देर और बीतने पर कमला उससे बातें करने लगी। बोली, मुझे लेकर तुम 2 दिन से यूं ही बैठी हो ननद जी, आखिर किस लिए? तुम मेरी सेवा कर रही हो, मैं स्वयं किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकती। बिंदु ने उसकी बातों को ठीक से समझा नहीं। बोली, क्यों क्यों सेवा ना करूं भाभी? तुम क्या पराई हो? हम लोगों की जान पहचान नहीं थी, फिर भी भैया की भांति तुम भी तो मेरी अपनी हो। उनकी तरह तुम्हारी सेवा करना भी मेरा फर्ज है भाभी, तुम नहीं जानती। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरे ये दिन कैसे बीते इसे तो भगवान ही जानता है। एक बार भैया के कमरे में, एक बार तुम्हारे। जब भैया के पास होती तो तुम्हारे लिए जी छटपटाता, और जब तुम्हारे पास होती तो भैया के लिए। ऐसी थी स्थिति। आज शाम से भैया की तबीयत संभली है। उन्हें आराम से सोते देख तुम्हारे पास कुछ देर के लिए चैन से बैठ सकी हूँ। इस मुसीबत से भैया बच जाएंगे, किसी को इस बात की उम्मीद थोड़ी ही थी भाभी। कमला तुरंत पूछ बैठी, क्या बच गए? बिंदु ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, बचते क्यों नहीं। डॉक्टर ने बताया, खतरे की कोई बात नहीं, बुखार काफी उतर गया है। कमला का चेहरा अचानक पल भर को चमका, फिर मुर्दे की भांति मुरझा गया। सिर से पैर तक उसका शरीर कांप उठा और दूसरे ही क्षण में मूर्छित होकर बिंदु की गोद में लुढ़क पड़ी। बिंदु ने कोई शोर नहीं किया, न किसी को बुलाया, बल्कि उसका सिर गोद में रखकर पंखा झलती रही। इस स्त्री में कितना स्वाभाविक धैर्य था। इसकी परीक्षा तो उसके पति की बीमारी में ही हो गई। मृत्यु उसके पति के सिरहाने आकर बैठ गई थी, फिर भी उसे हिला ना पाई। आखिर वह कमला के लिए क्यों विचलित होती? कुछ देर बाद होश में आने पर कमला ने देखा वह वहां है। इसके बाद पुनः बिंदु की गोद में औंधी पड़कर उसकी छाती में मसोसकर रोने लगी। वह करुण क्रंदन इतना गाढ़ा और गहरा था कि बिंदु की गोद में ही सूखकर जम गया। उसकी एक हल्की सी तरंग भी उसके कानों में नहीं पहुंची। बाहर सन्नाटा, रात को अंधियारा गहरा होने लगा था। भीतर मध्यम प्रकाश से आलोकित कमरे में बैठी तरुणियों में से एक अपने घायल हृदय की संपूर्ण ज्वाला को दूसरे की गंभीर शांत गोद में उड़ेल रही थी। अंत में शांत होकर कमला ने पति के विषय में अनेक बातें पूछी, लेकिन उसने स्वयं जाकर उसे देखने की इच्छा क्यों नहीं प्रकट की। काफी सोचने के बाद भी बिंदु कुछ निश्चय नहीं कर पाई। उसने एक बार यह भी समझने की चेष्टा की कि शायद बड़े लोगों में यहाँ ऐसी ही शिक्षा एवं संस्कार होते होंगे। सेवा का भार नौकरों पर छोड़कर बाहर से ही खबर लेते रहने का नियम होगा शायद। अचानक कमला ने पूछा, अच्छा यह तो बताओ ननद जी, तुम्हारे भैया ने चेतना लौटने पर मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं? हाँ, पूछा था। संक्षिप्त उत्तर देकर बिंदु चुप हो गई। कमला ताड़ गई, लेकिन कोई प्रश्न न करके वह व्याकुल नजरों से बिंदु के मुख की ओर निहारती रही। कुछ देर चुप रहने के बाद बिंदु बोली, होश में आने पर भैया ने मुझे तुम जानकर गले में बाहें डाल दी और चिल्लाकर पूछा, मैं मरकर भी सुखी नहीं हो सकता कमला, तुम एक बार यह कह दो कि यह काम तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ। कमला ने सांस रोके हुए कहा, फिर क्या कहा?
बिंदु ने कहा, मैं नहीं जानती भाभी, किस काम के लिए पूछ रहे थे? मुझे मालूम है ननद जी, वे क्या जानना चाहते हैं। यह कहते हुए कमला एकदम सीधी बैठ गई। बिंदु ने कमला का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भैया के कमरे में मत जाओ भाभी। क्यों, किस लिए ना जाऊं? डॉक्टर ने मना किया है, तुम्हारे जाने से नुकसान हो सकता है। मेरा नुकसान मुझसे अधिक डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। ननद जी, मैं जरूर जाऊंगी। नींद खुल जाने के बाद अगर वे कुछ जानना चाहे तो मुझे ही तो जवाब देना पड़ेगा। कहने के साथ उसने भावावेश में बिंदु का हाथ पकड़ लिया और करुण स्वर में बोली, मैं जीवन भर सिर नहीं उठा सकती, मुझे एक बार उनके पास जाने दो। उसके बाद कमला मन ही मन सोचने लगी, भगवान, यदि तुमने मेरी सुहाग चूड़ियों को बचा ली है तो अब सच झूठ का फैसला करके फिर से उन्हें मत छीन लेना प्रभु। दंड अभी खत्म ही कहाँ हुआ, वह तो ज्यों का त्यों है। सिर्फ इतना करो नाथ कि मैं तुम्हारा सारा कठोर दंड हंसती हुई अपने सिर माथे पर लूं। केवल मेरा यह छोटा सा रास्ता मत बंद कर देना। पति के कमरे में घुसते हुए कमला उद्विग्न हो उठी। उपवास, कमजोर शरीर, 2 दिन की कमजोरी न संभाल पाने के कारण पति के चरणों पर गिर पड़ी। काशीनाथ अभी जाग रहा था। उसे लगा कि कोई उसके पैरों के करीब बिस्तर पर आ गिरा, लेकिन गर्दन उठाकर देखने की शक्ति नहीं थी। अतः उसने लेटे लेटे पूछा, कौन है? बिंदु? बिंदु बोली, नहीं भैया, भाभी है। कमला? कमला, तुम किस लिए यहाँ आई हो? सिराने बैठी बिंदु ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने को संभाल नहीं पाई बेचारी, अतः चक्कर खाकर गिर पड़ी भैया। काशीनाथ यह सुनकर चुप हो गया। बिंदु ने पुनः खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैंने आज रात इन्हें कमरे में आने को मना किया था। मैं जानती थी कि 2 दिनों की बेहोशी के बाद जिसे होश आया हो वह अपने को काबू में नहीं कर सकती। पति के दोनों पैरों के बीच मुंह छिपाए कमला निश्चित सी पड़ी रही। उसके लगातार गिरते समय आंसुओं के स्पर्श को काशीनाथ स्वयं अपने ठंडे पांवों में महसूस कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ ना आना ही अच्छा था इसके लिए बहन। कमला से आंखें मिलने पर उसके नेत्र भर आए। आंसुओं को पहुंचते हुए उसने कहा, अच्छा तो था भैया, लेकिन वैसा अच्छा कोई कर पाए तब ना। तुम किसी तरह जल्दी अच्छे हो जाओ बहू। कोई ये दिन किस तरह से बीते हैं इसे मैं जानती हूँ या ईश्वर जानता है, शायद वह खुद भी नहीं जानती। भगवान का नाम सुनकर काशीनाथ ने नेत्र मूंद लिए। उसे ऐसा लगा संसार के समस्त नर नारियों के अंतर्यामी प्रभु चिरकाल से उसके हृदय पे अधिष्ठित हैं। क्षण भर के लिए प्रभु के चरणों में उस प्रश्न को रखकर उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, मेरे प्राणों को अब कोई खतरा नहीं कमला, आओ उठो। बिंदु बोली, भैया तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे भाभी उसी का उत्तर देने आई हैं। काशीनाथ के शुष्क होठों पर मुस्कुराहट की रेखा दौड़ गई। उसने सहज भाव से कहा, अब किसी को कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा बिंदु। इनकी 2 दिन की बेहोशी से ही जवाब मिल गया। यह कहने के साथ ही बाएं हाथ पर जोर देकर उठ बैठा। हाथ से कमला की ठुड्डी को ताकत से ऊपर उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, कमला। कमला निरुत्तर रही। उसने भी जोरों से पैरों में मुंह छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रही। बिंदु ने घबराते हुए कहा, तुम उठो मत भैया, डॉक्टर मना कर गए। और अगर? काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर कुछ भी कहे बहन, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। इस आसन संकट से तो तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। कुछ क्षणों के बाद काशीनाथ कमला के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से उलझा रहा था, तभी थककर लेट गया।